जुलाई की शुरुआत में एक असाधारण रूप से गर्म शाम को एक युवक एस प्लेस में, जिस कोठरी में रहता था, वहां से बाहर आया और धीरे धीरे, जैसे कि हिचकिचाहट में, के ब्रिज की ओर चला गया। वो सीढ़ियों पर अपनी मकान मालकिन से मिलने से सफलतापूर्वक बच गया था। उसकी कोठरी एक ऊंचे 5 मंजिला घर की छत के नीचे थी और एक कमरे से ज्यादा एक अलमारी जैसी थी। मकान मालकिन, जो उसे कोठरी, भोजन और देखभाल प्रदान करती थी, नीचे की मंजिल पर रहती थी और हर बार जब वो बाहर जाता था तो उसे उसकी रसोई से गुजरना पड़ता था, जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। और हर बार जब वो वहां से गुजरता था तो युवक को एक बीमार, भयभीत भावना होती थी, जिससे वो भौंचक्का हो जाता था और शर्मिंदा महसूस करता था। वो अपनी मकान मालकिन के प्रति पूरी तरह से ऋणी था और उससे मिलने से डरता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो कायर और नीच था, बल्कि इसके विपरीत। लेकिन पिछले कुछ समय से वो अत्यधिक तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा हो गया था, जो कि हाइपोकॉन्ड्रिया के करीब था। वो अपने आप में इतना खो गया था और अपने साथियों से इतना अलग हो गया था कि उसे न केवल अपनी मकान मालकिन से, बल्कि किसी से भी मिलने में डर लगता था। वो गरीबी से कुचला हुआ था, लेकिन हाल ही में अपनी स्थिति की चिंताओं ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। उसने व्यावहारिक महत्व के मामलों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने ऐसा करने की सारी इच्छा खो दी थी। कोई भी मकान मालकिन जो कुछ भी कर सकती थी, वो उसके लिए वास्तविक भय नहीं था। लेकिन सीढ़ियों पर रोके जाने, उसकी तुच्छ, अप्रासंगिक गपशप सुनने के लिए मजबूर होना, भुगतान, धमकियों और शिकायतों के लिए परेशान करना और बहाने बनाने, झूठ बोलने के लिए अपना दिमाग खपाना नहीं। इसके बजाय वो बिल्ली की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर जाएगा और बिना देखे ही बाहर निकल जाएगा। हालांकि आज शाम सड़क पर बाहर आने पर उसे अपने डर का एहसास हुआ। मैं भी ऐसी ही कोई चीज करने की कोशिश करना चाहता हूं और इन छोटी छोटी बातों से डरता हूं। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सोचा। हां, सब कुछ एक आदमी के हाथ में है और वो कायरता के कारण सब कुछ छोड़ देता है। ये एक स्वयं सिद्ध बात है। ये जानना दिलचस्प होगा कि आदमी सबसे ज्यादा किससे डरता है। नया कदम उठाना, नया शब्द बोलना, यही वो चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। मैं बकबक करता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। या शायद मैं बकबक करता हूं क्योंकि मैं कुछ नहीं करता। मैंने पिछले महीने ही बकबक करना सीखा है। कई दिनों तक अपने डेन में लेटा रहा और जैक द जायंट किलर के बारे में सोचता रहा। मैं अब वहां क्यों जा रहा हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या ये गंभीर है? ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये बस खुद को बहलाने के लिए एक कल्पना है, एक खिलौना। हां, शायद ये एक खिलौना है। सड़क पर भयंकर गर्मी थी और हवा का अभाव, हलचल और प्लास्टर, मचान, ईंटें, धूल उसके चारों ओर, और वो विशेष पीटर्सबर्ग की बदबू, जो गर्मियों में शहर से बाहर जाने में असमर्थ सभी लोगों के लिए बहुत परिचित है। सभी ने युवक की पहले से ही परेशान नसों पर दर्दनाक रूप से काम किया। शहर के उस हिस्से में विशेष रूप से कई शराबखानों से असहनीय बदबू और शराबी आदमी जिनसे वो लगातार मिलता था। हालांकि ये एक कामकाजी दिन था, ने चित्र के विद्रोही दुख को पूरा किया। युवक के सुडौल चेहरे पर एक पल के लिए गहरी घृणा की अभिव्यक्ति चमक उठी। वैसे वो असाधारण रूप से सुंदर था। औसत से अधिक लंबा, पतला, सुडौल, सुंदर काली आंखों और गहरे भूरे बालों वाला। जल्द ही वो गहरी सोच में डूब गया, या अधिक सटीक रूप से कहें तो मन की पूरी शून्यता में। वो अपने आसपास क्या हो रहा है ये न देखते हुए और इसे देखने की परवाह किए बिना चलता रहा। समय समय पर वो खुद से बात करने की आदत से कुछ बुदबुदाता रहता था, जिसे उसने अभी अभी कबूल किया था। इन क्षणों में उसे एहसास होता कि उसके विचार कभी कभी उलझ जाते थे और वो बहुत कमजोर हो जाता था। 2 दिनों तक उसने मुश्किल से खाना खाया था।
वो इतने खराब कपड़े पहने हुए था कि एक घिसेपिटे आदमी को भी ऐसे फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर दिखने में शर्म आती। लेकिन शहर के उस इलाके में कपड़ों में कोई कमी शायद ही किसी को हैरान कर सकती थी। घास के बाजार की निकटता, बुरे चरित्र वाले प्रतिष्ठानों की संख्या, पीटर्सबर्ग के दिल में इन सड़कों और गलियों में भीड़ भाड़ वाले व्यापारी और मजदूर वर्ग की आबादी की अधिकता के कारण सड़कों पर इतने अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देते थे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो, आश्चर्य का कारण नहीं बनता था। लेकिन युवक के दिल में इतनी कड़वाहट और घृणा जमा हुई थी कि जवानी की तमाम नखरेबाजी के बावजूद उसे सड़क पर अपने फटे पुराने कपड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये एक अलग बात थी जब वो परिचितों या पूर्व सहपाठियों से मिलता था, जिनसे वास्तव में वो किसी भी समय मिलना पसंद नहीं करता था। और फिर भी जब एक शराबी आदमी, जिसे किसी अज्ञात कारण से एक भारी गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा था, जो एक भारी ड्रे घोड़े द्वारा खींची जा रही थी, अचानक उस पर चिल्लाया, अरे वहां! जर्मन हैटर अपनी पूरी आवाज में चिल्लाते हुए और उसकी ओर इशारा करते हुए युवक अचानक रुक गया और कांपते हुए अपनी टोपी को पकड़ लिया। यह जिमरमैन की एक लंबी गोल टोपी थी, लेकिन पूरी तरह से घिसी हुई, उम्र के साथ जंग लगी हुई, फटी हुई और धब्बेदार, बिना किनारे वाली और एक तरफ से सबसे अशोभनीय तरीके से मुड़ी हुई। हालांकि शर्म नहीं, बल्कि आतंक जैसी एक और भावना ने उसे जकड़ लिया था। मुझे पता था, उसने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा ही लगा था। यह सबसे बुरी बात है। क्यों? इस तरह की एक बेवकूफी भरी बात, सबसे तुच्छ विवरण पूरी योजना को बिगाड़ सकता है। हां, मेरी टोपी बहुत ध्यान देने योग्य है। यह बेतुकी लगती है और यही इसे ध्यान देने योग्य बनाती है। अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ मुझे टोपी पहननी चाहिए, किसी भी तरह का पुराना पैनकेक। लेकिन यह विचित्र चीज नहीं, कोई भी ऐसी टोपी नहीं पहनता। ये एक मील दूर से ही दिखाई देगी, इसे याद रखा जाएगा। जो मायने रखता है वो ये है कि लोग इसे याद रखें और इससे उन्हें एक सुराग मिलेगा। इस व्यवसाय के लिए जितना संभव हो उतना कम ध्यान देने योग्य होना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं। क्यों? ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। उसे ज्यादा दूर नहीं जाना था। वो वास्तव में जानता था कि उसके लॉजिंग हाउस के गेट से ये कितने कदम दूर है। ठीक 730। उसने एक बार सपनों में खोए हुए सपनों की गिनती की थी। उस समय उसे उन सपनों पर कोई भरोसा नहीं था और वो सिर्फ उनकी घिनौनी लेकिन दुस्साहसिक लापरवाही से खुद को ललचा रहा था। अब एक महीने बाद वो उन्हें अलग नजरिए से देखने लगा था और अपनी खुद की नपुंसकता और अनिर्णय पर मजाक उड़ाने वाले एकालापों के बावजूद वो अनजाने में इस घिनौने सपने को एक ऐसा कारनामा मानने लगा था जिसे करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि उसे खुद अभी भी इसका एहसास नहीं था। वो निश्चित रूप से अब अपने प्रोजेक्ट की रिहर्सल करने जा रहा था और हर कदम पर उसका उत्साह और भी ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। डूबते हुए दिल और घबराहट के साथ वो एक बड़े घर के पास गया जिसके एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ सड़क। ये घर छोटे छोटे मकानों में किराए पर दिया गया था और इसमें हर तरह के कामकाजी लोग रहते थे। दर्जी, ताला बनाने वाले, रसोइये, तरह तरह के जर्मन, अपनी जीविका चलाने वाली लड़कियां, छोटे मोटे क्लर्क वगैरह। घर के 2 दरवाजों और 2 आंगनों से लगातार आना जाना लगा रहता था। इमारत पर 3-4 दरबान काम करते थे। युवक उनमें से किसी से भी न मिलकर बहुत खुश हुआ और तुरंत ही बिना किसी की नजर में आए दाएं तरफ के दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। ये पीछे की सीढ़ी थी, अंधेरी और संकरी, लेकिन वो पहले से ही इससे परिचित था और अपना रास्ता जानता था और उसे ये सब अच्छा लगता था। ऐसे अंधेरे में सबसे जिज्ञासु आंखें भी नहीं डरती थी। अगर मैं अब इतना डरा हुआ हूं तो क्या होगा अगर किसी तरह ऐसा हुआ कि मैं वास्तव में ऐसा करने जा रहा हूं?
वो खुद से ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो चौथी मंजिल पर पहुंच गया था। वहां कुछ कुलियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जो एक फ्लैट से फर्नीचर हटाने में लगे हुए थे। वो जानता था कि फ्लैट में सिविल सेवा में एक जर्मन क्लर्क और उसका परिवार रहता था। ये जर्मन तब बाहर जा रहा था और इसलिए इस सीढ़ी पर चौथी मंजिल पर बूढ़ी औरत को छोड़कर कोई नहीं रहता। ये वैसे भी एक अच्छी बात है, उसने खुद से सोचा, जब उसने बूढ़ी औरत के फ्लैट की घंटी बजाई। घंटी ने एक हल्की सी झनकार दी, जैसे कि वो तांबे की नहीं बल्कि टिन की बनी हो। ऐसे घरों में हमेशा ऐसी घंटियां बजती है। वो उस घंटी की आवाज भूल गया था और अब उसकी अजीबोगरीब झनकार उसे कुछ याद दिला रही थी और उसे स्पष्ट रूप से उसके सामने ला रही थी। वो चौंका। उसकी नसें अब तक बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो चुकी थी। थोड़ी देर में दरवाजा थोड़ा सा खुला। बूढ़ी औरत ने दरार से अपने आगंतुक को स्पष्ट अविश्वास के साथ देखा और अंधेरे में चमकती उसकी छोटी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। लेकिन लैंडिंग पर कई लोगों को देखकर वो और भी ज्यादा हिम्मतवर हो गई और उसने दरवाजा चौड़ा खोल दिया। युवक ने अंधेरे प्रवेश द्वार में कदम रखा, जो छोटी रसोई से अलग था। बूढ़ी औरत चुपचाप उसके सामने खड़ी थी और उसे पूछताछ भरी नजरों से देख रही थी। वो 60 साल की एक छोटी मुरझाई हुई बूढ़ी औरत थी, जिसकी तीखी घातक आंखें और तीखी छोटी नाक थी। उसके रंगहीन थोड़े भूरे बालों पर तेल लगा हुआ था और उसने उसके ऊपर कोई रूमाल नहीं पहना था। उसकी पतली लंबी गर्दन के चारों ओर, जो मुर्गी के पैर की तरह दिखती थी, किसी तरह का फलालैन का कपड़ा बंधा हुआ था और गर्मी के बावजूद उसके कंधों पर एक मैला फर वाला लबादा लटका हुआ था, जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था। बूढ़ी औरत हर पल खांसती और कराहती रही। युवक ने उसे एक अजीबोगरीब भाव से देखा होगा, क्योंकि उसकी आंखों में फिर से अविश्वास की चमक आ गई थी।